तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो फाइनली हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से हम पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर चुके हैं और दूसरा हमने जो किया था वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है? देखिए, इसमें बेसिक 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होता है, ये पढ़ेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एट स्पेसिफिक एंगल, जिसमें आप 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह के पढ़ते हैं, तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में ही इंट्रोड्यूस हो रही ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था। तो हालाँकि कहीं सुना होगा या अपने मतलब किसी दोस्त मित्र से आपने सुना होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे हम इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? पहले ट्राय ट्राया मतलब होता है 3, ट्राया मतलब 3, और गॉन मीन्स होता है साइड। एक-एक चीज़ हम बताते चल रहे हैं, और उस मीट्रिक मतलब होता है किसी चीज़ को मापना। मीट्रिक मतलब होता है मेज़रमेंट, जब किसी चीज़ को हम मापते हैं। मीट्रन उसको बोलते हैं, मीट्रन, मेज़रमेंट। अब यहाँ से थोड़ा-थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जब 3 साइडों से, यानी जब हम ट्रिग्नोमेट्री यानी किसी ट्रायंगल की ये स्टडी होती है। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 साइड से आपस में स्टडी करना किसी ट्रायंगल को, वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत होते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि ये कोई पेड़ है, ये ये कोई पेड़ है, और अगर पूछ लिया जाए इसकी हाइट कितनी होगी, अगर हमको यहाँ से उसकी हाइट अगर बताना है बिना पेड़ पर चढ़े, तो हम इन सब चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री से ही डील करते हैं। हम इस एंगल से हम बता सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से 30 का एंगल है, तो यहाँ से इस पेड़ की हाइट कितनी होगी ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ते हैं। एक अलग से चैप्टर ही आप लोग पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस का, तो वो सारी चीज़ें इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हम जो है अब अपने सवाल पर आते हैं। जैसे अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या हमको पढ़ना है, ये तो वो उसका एप्लीकेशन। पेपर के लिहाज से हमें क्या-क्या पढ़ना है और कैसे हमको आगे इसमें चलना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उस पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, हालाँकि पाइथागोरस आप 7th में ही पढ़ते आए हैं। क्लास 7th में ही पाइथागोरस बता दिया जाता है एक बार। तो हम यहाँ रिकॉल आपको करा दे रहे हैं कि पाइथागोरस होता क्या है। देखिए, पाइथागोरस एक ट्रायंगल के लिए एक थ्योरम होती है, और वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक कोण 90 हो, यानी वो त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। अगर हम कहें कि ए, बी और सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल एट पॉइंट बी, यानी वर्टेक्स बी पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसकी साइड्स देखिए, साइड्स 3 है, ए बी, बी सी और ए सी। कि हम अगर हम 90 डिग्री के सामने वाली अगर भुजा लें, 90 डिग्री के सामने की भुजा AC, तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी को सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। जो 90 के सामने वाली भुजा होगी यही सबसे बड़ी भुजा होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी अगर हम शेष दो भुजाओं का वर्ग लें और उसको जोड़ दें, ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर लेके अगर उसको जोड़ दें, वो हमेशा ए सी स्क्वायर के बराबर होगी। वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये है। इस तरह से लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल यहाँ होता है, जैसे मान लीजिए ये अगर साइड दिया हो, ये 6 और ये 8, फिर पूछा जाए AC निकालिए, तो AC हम यहीं से निकाल सकते हैं। क्या, AC इक्वल टू रूट ऑफ ए बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 8 टाइम 64, तो कितना आया
ये रूट हंड्रेड 10 होता है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हमको दो साइड अगर ट्रायंगल की पता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का इतना ही काम होता है बस। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में ही इस्तेमाल होती है, मतलब इस्तेमाल तो ट्रायंगल में होगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह लगभग पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी के बेसिस पे हाई स्कूल में जब आप पढ़ रहे हैं, तो हर जगह जो है आप पाइथागोरस से साइड निकालते हैं पहले। पाइथागोरस के बाद आता है परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है और हाइपोटेनस क्या होता है। ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ जितना भी पढ़ेंगे अभी, जो आपके सिलेबस में है, सॉरी, हम्म, अभी जहां हम इतना जितना भी पढ़ेंगे अभी, वो आपके सिलेबस के हिसाब से बेस और हाइपोटेनस क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 बन रहा है। कैसे पहचानेंगे बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो तीन साइड है इसमें, तीन साइड है, तीनों के अलग अलग नाम है। कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनस है, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो जहां पे 90 बन रहा है, हमेशा क्वेश्चन में देगा कि 90 कहाँ पे बन रहा है। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जब सवाल देख आएगा ना, तो वहां साफ साफ लिखा रहेगा कि ट्रायंगल ए बी सी। अगर बात करेगा ट्रायंगल ए बी सी, फिर लिखेगा राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, वो साफ साफ लिखेगा। अगर कुछ भी पूछने से पहले साफ साफ वो लिखेगा, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, पहले एक बार आप पहचानना तो सीख जाएं। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। सबसे पहले जो 90 डिग्री के सामने होगा, ये 90 है, 90 के सामने जो भुजा होगी यानी उसकी ऑपोजिट जो भुजा होगी, ये ए सी है, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, नहीं सॉरी, ये हमेशा हाइपोटेनस होगी। सॉरी, मैं कहीं इधर उधर निकल गया था। तो ये हमेशा जो है हाइपोटेनस होगी। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। एक तो देखिए, एक तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि 90 के जो सामने होगी भुजा वो हाइपोटेनस होगी, तो ये हाइपोटेनस होगी। तो एसी क्या हो गई, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब दो भुजाएं बची हैं, एक ए बी बचा है और एक बी सी बचा है। अब जो बेस और परपेंडिकुलर है, बेस और परपेंडिकुलर ये हमेशा बदलते रहते हैं। कैसे बदलते रहते हैं, परपेंडिकुलर, हाँ सही है, परपेंडिकुलर। अब ये बदलते कैसे हैं, ये एंगल के रेफरेंस से बदलते हैं। अगर हम एंगल ए लेंगे, जैसे हम एंगल ए ले लिए हैं, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ए के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जिस एंगल की हम बात करेंगे, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर हम एंगल बी की बात करेंगे, बी के सामने, नहीं बी तो 90 है, अगर एंगल सी की अगर हम बात करें, अगर हम सी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, अगर एंगल ए के रेफरेंस से हम बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर बीसी होगा। बीसी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और बीसी अगर परपेंडिकुलर हुआ, तो एक बचा क्या, ए बी, ए बी जो है बचा वो बेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एंगल सी को रेफरेंस लेंगे, सी के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो सी के सामने क्या पड़ा, ए बी, तब ए बी जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बीसी, बीसी बचा, बीसी बेस हो जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करनी है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करनी है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो दो तो हम पहचान लेंगे, तीसरा जो बचा वो बेस हो जाएगा। जैसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं, जैसे जैसे ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, जैसे हमने ये लिखा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अगर हम इसमें कहें आर, आर के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 है, ये ऊपर 90 है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस हो जाएगा, बचा क्या? बचा आर्किन, तो ये बेस हो जाएगा इस तरह से। और अगर इसी को हम इस तरह से बना दें, वही सेम सब कुछ यही है, पी क्यू आर। अब हम इस वाले एंगल की बात करें, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 है, तो 90 के सामने हाइपोटेनस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा। ये हाइपोटेनस हो जाएगा 90 के सामने, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो बेस, ये है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि यही मेन है। अगर इसी को समझ लिया, क्योंकि अभी हम तुरंत बताएंगे जब रेशियो पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो उसमें यही आएगा। मतलब उसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस अगर आपको पता है तभी आप रेशियो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि इंडिकेट द परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड द बेस इन द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल एक्स। देखिए इसमें एंगल दिया है, पहला जैसे डायग्राम बना है कुछ इस तरह से बना है। ये कह रहा है कि अगर ये एक्स है और 90, वो कह रहा है कि ये 90 है, वहां बनाया है, ये 90 का सिंबल होता है, अगर यहाँ बना है तो ये 90 है, ठीक है। ये साइड की लेंथ दी है ए, ये बी दी है और ये सी दी है। इसमें अगर बात करा जाए, कह रहा है कि तीनों बताइए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। सबसे पहले देखिए इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस हमने क्या बताया था, इसके सामने जो 90 के सामने, ठीक, 90 के सामने क्या है, सी है, तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, सी। अब किस एंगल की बात कर रहा है, यहाँ एंगल दिया है ना, तो इसके सामने वाला, सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी। एक जो बच गया वो बेस है, तो बेस कितना आएगा, बेस ए आएगा। ये देखिए पहले वाले के लिए ये हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा कुछ इस तरह से बना है, कलर हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा देखिए इस तरह से बना है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो एक्स के सामने क्या होगा, अगर जिस एंगल की हम बात करें तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अभी हमने बताया। तो हाइपोटेनस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, और बेस क्या होगा इसमें भी। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई होगा। 90 के सामने हमेशा एफ, हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस एफ होगा। जो बचा, कौन सा बचा इसमें, डी बचा, तो डी बेस हो जाएगा। इसी तरह तीसरे डायग्राम की अगर हम बात करें, देखो हाइपोटेनस तो 90 के सामने होगा, उसको लिख लीजिए, हाइपोटेनस कितना होगा, आई होगा। हाइपोटेनस आई, ये देखिए 90 के सामने कौन सी भुजा है, ये, तो ये हाइपोटेनस है। और ये एंगल ये वाला है ना, तो इस एंगल के सामने क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इसका कितना आया, इसका परपेंडिकुलर आ गया जी। बचा क्या, बेस, बेस बचा, जो बच गया वही बेस है, एच बचा है, एच बेस है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइपोटेनस क्या होगा, बेस क्या होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि पहचानना है कि बेस क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, और परपेंडिकुलर क्या होता है। तो दो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की। अब थोड़ा सा चैप्टर पर हम एंटर करते हैं। तो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहीं से हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और कैसे उसको याद करना है, बाकी इसमें और सब क्या चीजें हैं ये हम पढ़ेंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर हम राइट एंगल की बात करें, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने ए लिया, ये हमने बी लिया, और ये हमने सी लिया। हमेशा ये लिखने का एक परिपाटी रही है कि ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अब इसकी लेंथ हो गई है। बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से लिखते हैं, और सी के सामने की भुजा को ए बी सी। हालांकि वो लिखने का तरीका है, कोई वो जरूरी नहीं कि उसी तरह से हो। तो ऑर्डर हम थोड़ा सा यहाँ से क्रम हम बदल दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है कि उसी तरह से लिखा जाए, लेकिन थोड़ा सा लिखा जाता है, कहीं कहीं लिख दिया जाता है ए बी सी।
तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि सी पर ये है क्या, राइट एंगल एट सी है। सी के सामने सी आएगा और ये बी के सामने बी आएगा, इस तरह से। तो अगर यहां से देखें, तीन भुजा है ए बी सी, तो इसके सामने अगर हम बात करें, अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेशियोज की बात कर रहे हैं, किस एंगल से लिए जा रहा है हम उससे उसमें नहीं पढ़ रहे हैं। तो तीन नंबर हैं ए बी सी। देखिए बहुत अलग तरह से समझाएंगे हम, हो सकता है इस तरह से कोई समझाया ना हो अभी तक, लेकिन देखिए तीन अगर नंबर हैं तो हम इसको अगर रेशियोज के फॉर्म में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम ए अपान सी लिख सकते हैं। हम इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं, बी अपान ए लिख सकते हैं, हम सी अपान ए लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, बी अपान सी लिख सकते हैं और सी अपान बी लिख सकते हैं। और कुछ हम लिख सकते हैं, अगर हम रेशियो बनाना चाहें तीन नंबर से तो मैक्सिमम कितने रेशियोज बना सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, मैक्सिमम यही छह रेशियो बना सकते हैं ना, सिक्स रेशियोज ही बना सकते हैं ना। इससे ज्यादा तो कोई नहीं बना सकता, कि बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। या तो ए बाई बी लिखिए, या तो बी बाई ए, या तो ए अपान सी, या तो सी अपान ए, या तो बी अपान सी, या तो सी अपान बी। अब इसके अलावा छह के अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, इन्हीं छह रेशियोज को एक नाम दे दिया गया है। किसी को साइन बोल दिया गया है, किसी को कॉस बोल दिया गया है, किसी को टेन बोल दिया गया है, किसी को कॉसेक बोल दिया गया है, किसी को सेक बोल दिया गया है, किसी को टेन बोल दिया गया, बस इतना सा है इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। मोटा मोटा ये जानिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कह देते हैं। इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियोज ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाता है या कहलाता है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। ये है एक ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छह होते हैं, देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज छहों के हम नाम लिख दे रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, सॉरी, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये है ट्रिग्नोमेट्री के छह रेशियोज, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ये आपको याद होने चाहिए, इसी तरह से ये आपको याद होने चाहिए। अब साइन क्या होता है, साइन होता है किसी ट्रायंगल के साइन थीटा बराबर होता है, या अभी सिर्फ साइन बराबर हम लिखेंगे, थीटा अभी हम एज्यूम करेंगे किस एंगल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से। तो साइन जो होता है वो होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक जो होता है, कॉसेक होता है ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसके बाद कॉट जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपको याद करना है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इस तरह से छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको याद करने हैं कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, और किन किन साइड्स का रेशियोज लेते हैं तब साइन आता है, किन किन का लेते हैं तो कॉस होता है, और किन दो रेशियोज को टेन बोलते हैं, किन को कॉट बोलते हैं, ये सब आपको याद करने हैं। याद कैसे करना है इसका एक ट्रिक हम बताएंगे, आप अगर अगर लास्ट तक आप रुके तो बहुत बढ़िया ट्रिक बताएंगे इसको याद करने की। वो सब नहीं, वो बद्री प्रसाद और ये सब वाला नहीं, एक बढ़िया फ्रेश जो है ट्रिक बताएंगे। बस आप लास्ट तक अगर रुकते हैं तो अभी हम बता देंगे। अब देखिए, हाँ अभी नहीं इसमें मूव करेंगे, अभी इसमें थोड़ा सा और समझेंगे। स्लाइड अगर इसमें हो
तो हम देखते हैं, अभी किसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है ना इसमें। जैसे ये जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, अगर हम कहें यहाँ सी की रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है, तो साइन सी क्या होगा? ये आपको रेशियो जब जरूरत पड़ेगी इसीलिए कह रहे हैं कि याद होना चाहिए। तो साइन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। पहले इसमें अगर सी है तो सी के सामने क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये सब पहले लिख लीजिए, परपेंडिकुलर होगा। और ये 90 है बी, तो 90 के सामने हमेशा क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो बचा क्या? बी सी, तो ये बेस बचा। तो साइन अभी लिखा है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसका कितना है अगर देखा जाए? तो परपेंडिकुलर इसका है ए बी। ए बी अपॉन बेस कितना है? बेस नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी है। इसी तरह से कॉस सी पूछा जाए, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका बेस कितना है? बी सी, हाइपोटेनस ए सी ही है। इसी तरह से अगर tan पूछा जाए, tan सी, अब एंगल देकर पूछेगा तभी आप बता पाएंगे। tan सी, तो tan सी, tan क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है? बी सी है। परपेंडिकुलर कितना है? बेस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी वो कॉट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है? बी सी है। इस तरह से ये तो हुआ सी की बात, एंगल सी की बात। इसी तरह से अगर पूछा जाए साइन ए, अब हम वहां बना नहीं रहे हैं, सीधे बता रहे हैं। साइन ए, तो हमेशा ए के सामने वाली जो साइड होगी, अब ये होगा क्या? परपेंडिकुलर। तो साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अब बीसी हो जाएगा, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, ऐसी ही रहेगा। इसी तरह से काश अगर पूछा जाए तो अब बेस बदल जाएगा। बेस क्या होगा? अब बीसी तो परपेंडिकुलर हो गया, अब बेस हो जाएगा ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से अगर tan पूछा जाए तो tan भी पलट जाएगा। tan क्या हो जाएगा? अब बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। दरअसल यहाँ पे हम वो ए को देख के लिख रहे थे, इसलिए पहले बी सी लिख दिए थे। खैर, इतना आप ध्यान देंगे कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, जिस एंगल की बात हो रही उसी के रेस्पेक्ट में हम रेशियोज को लिखेंगे, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को वो ध्यान रख के लिखेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये हो गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, सब हमने बता दिया कि कौन क्या होता है। अब थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको निकालना है साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, tan ए निकालना है और कॉसेक सी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, ये है 90 डिग्री। ये थोड़ा सा इसमें बनाने को रह गया था, क्योंकि ये बिना बताए नहीं हो सकता ना, पहले आपको बताना पड़ेगा कि 90 यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ 90 है, 90 के सामने 13 है, तो 13 हाइपोटेनस है, ए बी है इधर, और इधर बी सी है। सबसे पहले हमको बी सी चाहिए। बी सी निकालने के लिए अभी हम बताए थे पाइथागोरस लगाएंगे, दो अगर पता है तो सीधे लगा दें। सीधे क्या लगाएं? सबसे बड़ी भुजा ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा। ए सी का स्क्वायर हमको दिया है, ए सी कितना है? 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी दिया है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी इसका स्क्वायर हमको निकालना है। तो 169, इसको इधर कर दे रहे हैं, 25 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बी सी निकालेंगे, यहीं हम लिख दे रहे हैं, बी सी बराबर √144 आएगा। अगर इसको घटाएंगे तो 144 आएगा, ये 12 आएगा, यानी ये साइड कितनी आ गई? 12 आ गई। तो सारी साइड्स पता हो गई हमको। अब हम निकालेंगे। पूछा क्या है? पहला साइन ए, साइन ए, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए अगर बात कर रहा है, ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कौन बनेगा? 12 बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, 90 के सामने ही होता है। तो साइन ए कितना आ गया? 12/13। दूसरा क्या पूछ रहा है? कॉस सी, कॉस सी, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए, बेस और परपेंडिकुलर अब बदलेगा, कॉस सी। अगर हम कॉस ले रहे हैं तो कॉस के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कॉस के सामने अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बचा कौन सा? 12। बेस कौन सा हो गया? 12। हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, ये 12/13। इस तरह से, इस तरह से
अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे अब tan a निकालना है तो tan a, तो a के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस 13 होगा, अब बेस 5 होगा। tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक बार हम लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा, tan a की बात हो रही है तो a के सामने परपेंडिकुलर पड़ेगा, ठीक। तो 12 बटे बेस कितना होगा, 5 जो बचा, क्योंकि 13 तो होगा नहीं, 13 तो हाइपोटेनस है। इसी तरह से कॉसेक, कॉसेक सी, हाँ। तो एंगल ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा है। तो कॉसेक होता क्या है, साइन का उल्टा होता है, अभी बताएंगे। रेसिप्रोकल जब पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। हालांकि वैसे याद रहना चाहिए, कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉसेक सी, सी की अगर बात करें तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर तो 5 हो गया, हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो 13 बटे 5 ये है। तो हमने सब निकाल दिया। 4 हमसे पूछा था तो हमने चारों निकाल दिया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई समस्या हो रही होगी। अगर शुरुआत से अभी तक बने हुए हैं आप, बीच से कोई आया हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से देख रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं होगी। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अलग अलग कैसे पता करते हैं, कौन सा क्या है, अगर वो पता हो गया तो इस तरह के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, इसी की बात हम कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। हाँ, तो अब हम जो लोग पढ़ेंगे, हाँ, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिलेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। जैसे हमने छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं ना, 6 रेशियोज पढ़े हैं, तो अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए पहला क्या था, साइन। जो साइन होता है वो हमेशा उल्टा होता है कॉसेक का। साइन को हम लिखेंगे 1/कॉसेक। ये हमेशा उल्टा होता है, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। और कॉस, दूसरा जो कॉस पढ़े थे, कॉस सेक का उल्टा होता है। तो 1 अगर हम सेक लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो कॉस है। इसी तरह से टेन, टेन जो होता है वो 1/कॉट होता है। तो टोटल 6 था, देखिए 3 में रिड्यूस हो गया कि नहीं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो इस तरह से जो है, अगर हमको पता है कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो हम अगर कोई पूछे कौशिक क्या होगा तो सीधे हम बता सकते हैं कौशिक बराबर होगा इसका उल्टा जस्ट 13/5। बस ये अगर हमको पता हो तो ये रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। इसी तरह से अगर हमको सेक पता है, सेक अगर पता है, अगर 12/13 अगर है, सेक अगर 12/13 है तो हम कॉस बता सकते हैं। कॉस क्या बता सकते हैं, इसका उल्टा 13/12। हालांकि सेक 13/12 ठीक है, ये हम बहुत उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन बड़ा कौन छोटा है। टेक्निकली ये गलत है, आप लोग करके बताएंगे, ठीक है। टेक्निकली ये गलत है, लेकिन हम जिस हिसाब से बता रहे हैं वो उस हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। आप लोग लेकिन होमवर्क करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों गलत लिखे हैं। बाकी गलत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए ठीक है। और गलत कहाँ है ये आप बताएंगे। टेन अगर पता है, अगर टेन बराबर 5/12 है तो कॉट बराबर क्या लिखेंगे, 12/5, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पता होना चाहिए कौन किसका उल्टा है। साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, इसी तरह से टेन का उल्टा कॉट, ये पता होना चाहिए। रिलेशन होता है रेशियोज के बीच में। ये तो हुआ सीधा सीधा रिलेशन। एक जो है और एक रिलेशन होता है कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन दो रेशियोज के बीच में होता है। जैसे टेन, टेन थीटा है, इसको हमेशा लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट, अब tan का उल्टा कॉट होता है तो इसको उलट के लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी हम देख के आए हैं कि tan और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जैसे अगर साइन थीटा दिया है 12/13, कॉस थीटा बराबर दिया है 5/13, तो अगर tan थीटा पूछा जाए
tan थीटा पूछा जाए तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 12/13/5/13, सीधा सीधा tan थीटा कितना निकल के आया 12/5। तो ये है। तो ये इस तरह से रेशियोज आपको पता होने चाहिए कि कौन किसका उल्टा है, या tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इस तरह से अगर पता रहेगा तो सवाल लगाने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। तो हमने थियरी लगभग लगभग थोड़ा डिस्कस कर ली है, जहां से हम कुछ सवाल अब आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ सवाल कर सकते हैं। उतना थियरी भी हमने कर ली। हम ये नहीं कह रहे हैं कि थियरी खत्म हो गई, थियरी अभी है, अभी आगे और करनी है। अभी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। अभी कुछ एंगल्स के लिए पढ़ने हैं और बाकी आइडेंटिटीज पढ़नी है। लेकिन हम उतना कर लिए हैं कि देखिए जितना हम किए हैं, हम ये देखने चल रहे हैं कि हम क्वेश्चन पर अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सवाल अगर इसमें देखिए क्या दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू दिया है 3/5। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं, किसके लिए, वो दिया है एंगल ए के लिए। ये कहीं पे अगर एंगल ए है, मान लीजिए ये एंगल ए है, साइन होता क्या है, साइन होता क्या है, हम लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर ए है ये, तो ए के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर परपेंडिकुलर कितना दिया है, फिर परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो 3। और हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के सामने, ये अगर 90 बनाए तो इसके सामने क्या होगा, ये हाइपोटेनस होगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हालांकि गलत नहीं होगा अगर इस तरह से लगाएंगे, लेकिन हमेशा ये करेंगे, अगर 3 और 5 दिया है, साइन ए बराबर 3/5 दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि परपेंडिकुलर हमारा 3 सेंटीमीटर होगा या 3 मीटर होगा या 3 कुछ होगा और ये 5 होगा, इस तरह से बिल्कुल नहीं लेंगे। ये रेशियोज है, रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है। और हमको नहीं पता कि वो एक्चुअल में 3 है या नहीं है। तो एक्चुअल में 3 नहीं है, वो 3 उसका रेशियो आया है, वो कह रहा है कि 3 और 5 का रेशियो है। और कि अगर परपेंडिकुलर 3 होगा तब जाके हाइपोटेनस 5 होगा। हो सकता है ये कितना होगा, ये 15 हो, ये 25 हो, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, अभी तो देखिए रेशियो आया ना, 3 और 5 का ही तो आया। तो हमको ये बिल्कुल ये नहीं करना है कि वो 3 है और वो 5 है, ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी लेंगे तो यहाँ के मान के लेंगे कि ये के है, ये के है, ये 3 की है और ये 5 की है। इस तरह से जब ये निकालेंगे हम, ये वाली साइड निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, आप लोग निकाल लेंगे। ये वाली जब निकालेंगे तो रूट कितना होगा, 25 के स्क्वायर + 9 के स्क्वायर, कितना आएगा, ये माइनस होगा। क्यों, क्योंकि बड़ी साइड में से छोटी साइड घटा रहे हैं। आप लोग पक्षांतर कर लेंगे, ये एक 16 के स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 के स्क्वायर, रूट में नहीं, रूट में कहाँ आएगा, 16 के स्क्वायर आएगा। हाँ, 16 के स्क्वायर आएगा तब आएगा ये 4 के। इस तरह से ये आएगा कितना, 4 के। तो ये वाली साइड पता चल गई। अब हमको सारे क्या निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ये हम इरेज कर दे रहे हैं। साइन ए तो दिया है, कितना दिया है, 3/5। इसी तरह से अब कॉस निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। तो कॉस ए के सामने परपेंडिकुलर कितना होगा, कॉस होता कितना है, पहले आप ये लिख लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सब हम पहले, आपके लिए यही सही होगी, आप लिख लीजिए कि परपेंडिकुलर कितना है इसमें। अगर ए को ले रहे हैं तो ए के सामने परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, बेस 4। अगर आप इसको लिख लेंगे तब आपको लिखने में ज्यादा आसानी होगी। तो कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5। इसके बाद अगला रेशियो निकालेंगे tan ए, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। इसी तरह से अगर अब 3 आ गया तो हमने बताया था कि अब उसके बाद जो होते हैं उसके उल्टे होते हैं। कॉसेक अगर निकालना हो, कॉसेक साइन का उल्टा होगा, ये 5/3 होगा। और अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसी तरह से सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा।
अब हम लिख नहीं रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। कॉट ए अगर लिखेंगे तो tan का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी 4/3 ये हो गया। इस तरह से इन सवालों के साथ हम डील करते हैं। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा कि रेशियो अगर एक दिया है किसी भी ट्रायंगल का, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो हम सारे लिख सकते हैं, दूसरी साइड निकाल के हम सारे रेशियोज लिख सकते हैं। ये करते हैं। tan a इक्वल टू 3/4, शो दैट sin a cos a इक्वल टू 12/25। देखिए अभी जो कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड अभी करें, वो वाला सवाल अभी ले लेंगे। थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं। tan a, इसको ले लीजिए a b c, ठीक है। तो tan a क्या होगा, tan a क्या होता है अभी लिखाए थे, या tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये याद रहना चाहिए, अगर हम पूछें तो आपके मतलब आपसे तुरंत आना चाहिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर बीसी होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो दिया है tan ए बराबर क्या दिया है 3/4, तो इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, बी सी अपॉन बेस कितना है ए सी। इसका मतलब बी सी जो दिया है वो 3 के दिया है, और ए सी जो दिया है वो 4 के दिया है। इस तरह से के हम क्यों लिख रहे हैं, आप पीछे जाके फिर से देखिए के क्यों लिख रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो के क्यों लिख रहे हैं। तो ये 3 के, ये 4 के, अगर ये वाली साइड लिखेंगे, अब हम निकालेंगे तो पाइथागोरस से निकालेंगे जैसे निकाले थे। तो अब हम दोबारा नहीं निकालेंगे, ये आएगा 5 के, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ये 5 के आएगा। जिसको समस्या हो रही हो वो पीछे जाके देखेगा। तो ये आ गया। क्या रहेगा, हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5, ये आ गया। उसके बाद कॉस ए अगर निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, लिख दें बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। तो अब कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट लेना है, तो प्रोडक्ट कर दीजिए। आता है कि नहीं उतना, देख लीजिए। तो साइन ए कितना है 3/5, कॉस ए कितना है 4/5, ये कितना निकल के है 12/25, 3 4 और 5 5। ये देखिए वही आ गया ना। तो वही कह रहा था कि यही दिखाना है, अगर tan a की वैल्यू दिया है 3/4, तो दिखाइए साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट 12/25 होगा। तो ये यहाँ से आप लोग कर लेंगे। ये सवाल अच्छा है। ये देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखिए जो जहाँ पे 90 बनेगा वो बताएगा, ठीक है। सवाल अगर जहाँ कंफ्यूजन होगा कि 90 कौन सा लेना है, तो वो खुद ही बता रहा है कि क्यू जो है वो 90 है, पी क्यू। हाँ, तो ये 90 है। पी क्यू दिया है 10, पी क्यू 10 सेंटीमीटर, और पी आर दिया है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर पी सेक स्क्वायर पी प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आर क्यू निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। हालांकि चाहे तो आप लोग खुद लगाइए, लेकिन हम लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या, 15 15 में 225 माइनस 10 में 100। तो आर क्यू कितना आएगा, आर क्यू आएगा, एक मिनट। ठीक है, 225 में 100 घटाएंगे तो 125 आएगा। हाँ 125 आएगा। तो 25 पंचे 125, ये 5√5 आएगा। हाँ ठीक है। तो कितना आएगा 5√5। हमको इसकी वैल्यू निकालनी है केवल। देखिए क्या चाहिए हमको, tan स्क्वायर पी चाहिए, tan स्क्वायर पी। तो ये बिल्कुल आप लोग मत सोचिएगा कि अगर ये tan स्क्वायर पी है, इसका मतलब ये होता है कि tan पी का ये होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये मत लिखिए कि tan पी का स्क्वायर, ये गलत है। ये और ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर tan स्क्वायर पी लिखा है, इसका मतलब पूरे का स्क्वायर है। tan पी निकालेंगे जितना आएगा, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे, इस तरह से। तो कितना आएगा, tan पी होता कितना है, tan अगर पूछा जाए तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर यहाँ देखिए, अगर पी लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बनेगा क्या, 5√5।
अपान बेस कितना है, बेस तब ये 10 बनेगा, क्योंकि हाइपोटेनस 15 वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा। स्क्वायर तो कितना आ गया, ये आ गया 125, ये कितना आया, 100। ठीक, इसी तरह से सेक स्क्वायर पी निकालना है, सेक स्क्वायर पी। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनस कितना है 15, बेस कितना है, पी के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा होगा, 10 होगा। 15 15 में 225/100, ये आ गया। निकालना क्या है, टेन स्क्वायर पी प्लस सेक स्क्वायर पी प्लस 1। हम निकाल दीजिए, वैल्यू रख दीजिए बस। टेन स्क्वायर पी कितना होगा, 125/100 प्लस 225/100 प्लस 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, 125 में 225 जोड़ेंगे तो 100, 25 25 50 ये होगा, 350 ये हो जाएगा, 350/100 प्लस 1। पूरा अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 100, 450 ये बनेगा, 500, ये आंसर आएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले कल का एक सवाल रह गया था, कल ये जल्दी जल्दी में मिस हो गया था, स्लाइड में आया ही नहीं। तो आज हम वहीं से शुरू कर लेते हैं, जिससे आपको पिछला सारा जो है इस सवाल से रिकॉल भी हो जाएगा, सारे रेशियोज जो है आपके रिकॉल हो जाएंगे। ये सवाल हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें क्या क्या रहा है, इन अ ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, कह रहा है एक ट्रेंगल है जो क्यू पे राइट एंगल है, और कह रहा है कि क्यू आर 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, और दिया है पी आर माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, यानी पी आर और पी क्यू में से अगर दोनों में से 3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो इसको करेंगे कैसे। फिर पूछ रहा है कि साइन आर, कॉस आर और टेन आर की वैल्यू बताना है। एक बार थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, जिसमें अगर हम उस पर भी लिखें तो वो चल जाए। तो ये कह रहा है कि ये 90 है। अब कह रहा है पी आर माइनस पी क्यू। देखिए, सब में आर ही पूछा है, तो आर के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, कल ही बताए थे। जो वीडियो को अगर जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो ये तो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा, और अगर एंगल आर की बात है तो इसके सामने वाला पी क्यू क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। इतना तो सबको पता है। ठीक है, दिया क्या है, पी आर माइनस पी क्यू, ये दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हम पी क्यू को पहले हम मान लेते हैं पी क्यू बराबर एक्स। ठीक है, लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स। तो पी आर कितना होगा, पी आर इक्वल टू, यहाँ से अगर पी आर निकालेंगे, पी आर इक्वल टू 1 + पी क्यू होगा, तो पी आर इक्वल टू होगा 1 + एक्स। ये यहाँ से ये आ गया, तो ये कितना हो गया, 1 + एक्स, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। हम इसमें पाइथागोरस अगर इस्तेमाल करेंगे तो 1 + एक्स का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो वो कल की वीडियो जाके प्ले करके देख सकता है। पाइथागोरस क्या होता है हम डिटेल में लिखाए थे। पाइथागोरस ये होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस, कल लिखाए थे। यहाँ से अगर हम इसको स्क्वायर करें, 1 + x² प्लस 2x इक्वल टू कितना आएगा, x² प्लस 9। तो ये x² से दोनों तरफ कट जाएगा, ये 2x इक्वल टू ये 1 वहां जाके 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 आ गया। x इक्वल टू 4 आ गया, तो पी क्यू कितना आ गया, ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया, 4 + 1 ये 5 आ गया। अब जो पूछा है वो निकाल लेंगे। क्या पूछा था, साइन आर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर साइन आर ले रहे हैं तो आर के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस हमेशा वही रहता है 5। कास आर अगर निकालेंगे, कास आर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, अगर परपेंडिकुलर पी क्यू हो गया तो बेस क्यू आर हो गया, क्यू आर 3 अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा। इसी तरह से अगर टेन आर देखें, टेन आर के लिए
tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, तो ये तीनों वैल्यू आ गई, साइन आर, कॉस आर और tan आर। इस तरह से हम इस सवाल को लगाएंगे। हाँ, तो अब हम इसके बाद से आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना क्या है? हमको कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है। तो अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, अभी तक हम पढ़े थे साइन को, कोई भी किसी भी एंगल के लिए पढ़े थे। अभी हम यहाँ क्या मान के चले थे? ए बी सी में अगर इसको ए बी सी अगर हम इसको माने, तो हमने यही माना था, सबके लिए पढ़ा था कि अगर एंगल सी यानी अगर साइन सी कहा जाए, तो हम साइन सी क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए सी। तो किसी भी एंगल की हम बात नहीं किए थे, पूरे एंगल की बात किए थे कि यानी ये 0 से 90 के बीच में अगर कुछ भी है तो उसके लिए बात किए थे। अब कुछ विशेष एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, जैसे पहले हम 45 के लिए पढ़ेंगे कि ये 45 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कितनी होती है। जैसे हमने ये एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी सी। लेट अ ट्रायंगल ए बी सी, हमने ये मान के चला कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें जो है दो साइड्स बराबर हैं, ये बराबर है और ये बराबर है। ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। ये 90 है, ये 90 है। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण कितना है? ये 45-45 आएगा। कैसे आएगा? आप ऐसे देख सकते हैं, अगर दो साइड्स बराबर होती हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इसके सामने के कोण भी आपस में बराबर है। अगर ए बी और बी सी बराबर है, तो ए बी के सामने कोण कौन सा? सी बनेगा, और बी सी के सामने कोण कौन सा बनेगा? ए बनेगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, हालांकि ये थ्योरम है, आपको इतना आना चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे कर लीजिए, दोनों कोण बराबर हैं। आप कोई भी ये मान के लीजिए 45 है, चलिए ये मान लीजिए 45 है, ठीक है। तो दूसरा कोण ये कितना होगा? ये भी 45 ही आएगा। कैसे? अगर तीनों को जोड़ेंगे हम, ये वाला और ये वाला, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ए बी सी, वो कितना आएगा? 180 आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा? 180 आएगा। अगर हम एक कोण मान रहे हैं कि 45 है, एक कोण अगर 45 हम मान के चल रहे हैं, तो एंगल ए प्लस, हमको ए निकालना है, एंगल बी कितना है? 90 प्लस एंगल सी कितना हम लेके चल रहे हैं? 45। तो ये कितना आ गया? 180। तो एंगल ए इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस ये कितना आ गया? 135। तो एंगल ए कितना आ गया? 55 आया कि नहीं आया? 10 में से 5 ये 5, और यहाँ कितना बचे? 7 में से 3 ये 4। तो एंगल ए 45। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये तो खैर समझने वाली चीज थी। हमको इसमें समझना क्या था? हमको इसमें समझना ये है, अब ये 45 कैसे है ये हम बता रहे थे। अब मान लीजिए कि ये साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसको हम अगर ए ले रहे हैं, तो ये भी ए होगा, दोनों बराबर हैं। अब जो है हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकालने के लिए ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आएगा? ए रूट 2 आएगा, ये आएगा। 2 ए स्क्वायर होगा, तो 2 अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर बाहर चला आएगा, तो ये कितना हो गया? ए रूट 2 हो गया। अब निकाल लेंगे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब निकाल लेंगे साइन 45। सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन 45 क्या होता है? साइन होता क्या है? सब जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है? अगर साइन ए ले रहे हैं, ये है ए, ये है, 45 के सामने वाला क्या होगा? बी सी होगा। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस ए सी। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस क्या है? ए रूट 2। तो ए से ए कट गया, तो साइन 45 कितना आ गया? 1/√2 आ गया कि नहीं? इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करेंगे? वैल्यूज निकाल लेंगे। अब इसी तरह से आप सारे निकाल सकते हैं। हम एक और निकाल दे रहे हैं, मान लीजिए cos 45 निकालना है।
तो cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 45 चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। cos 45 चाहे यहाँ से निकाल लीजिए। इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, बेस हमेशा BC होगा। बेस अपॉन हाइपोटेनस तो वही होगा। कितना है? 1/√2। तो साइन 45 और cos 45 दोनों सेम आ गया। 1/√2, 1/√2। tan 45 एक बार निकाल के देखेंगे। tan 45, tan 45 क्या होता है? tan होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ए है। बेस कितना है? ए 1। तो tan 45 1। इसी तरह से आप सब निकाल सकते हैं। कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक यहाँ से निकल आएगा। अब आप सब निकाल लेंगे। कॉसेक 45, कॉस का उल्टा सेक 45, सेक और tan का उल्टा कॉट 45। ये आप खुद निकाल के देखेंगे क्या आता है, वो वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सारे 45 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, उसमें एक साइड कुछ मानेंगे, ये जैसे ए मान लिए तो ये भी ए के बराबर हो गया। इसी तरह से हाइपोटेनस निकल आया। तो हाइपोटेनस अगर निकल आया, तीनों साइड से निकल आ गए, हमने देख लिया। फिर 45, साइन 45, कस 45 और टैन 45, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी तरह से निकल जाएंगे। अब जैसे और कोई एंगल है, जैसे 30 और 60 का, हमने कहा था हम कुछ विशेष ही पढ़ेंगे जिसमें हम 0 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे, 60 पढ़ेंगे और 90 पढ़ेंगे। यही इतना एंगल्स केवल हमको पढ़ने हैं। इसी एंगल्स के बारे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, यानी साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, साइन 45, cos 45, या टैन 45, टैन 30, टैन 60, टैन 90, साइन 90, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन्हीं सारे एंगल्स के लिए हम निकालेंगे। बेसिक ये आया कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं। फाइनली तो आपको याद ही करना है। फाइनली जब आप करेंगे तो आपको याद ही करना है कि ये आया कैसे। अभी हम आपको केवल समझा रहे हैं। मान लीजिए अगर कहीं पूछ लिया, किसी ने पूछ लिया या किसी को समझाने की जरूरत पड़ गई, तो आप समझाएंगे कैसे। जैसे 30 और 60 के लिए निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। इसमें हम क्या करेंगे, हमने लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल है। ये ध्यान रहे, इक्विलेटरल, जिसमें सारे साइड्स हम मान के चल रहे हैं कि 2a है। ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा नाम दे देते हैं ABC। यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं यहाँ। हम इतना जानते हैं, ये पढ़ के आए हैं कि जो ये शीर्ष से सामने की भुजा पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो ये दोनों को बिल्कुल बीच में जो है जाके काटता है, BC को, यानी उसके सामने वाली भुजा को बिल्कुल बीच में जाके काटता है। तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। टोटल 2A साइड था, ये A है और ये भी A है। इस तरह से अब ये 2A है, ये है। अगर हम इसको D नाम दें तो अगर हम AD निकालें, सबसे पहले हम AD निकाल लेंगे। तो AD हम कैसे निकालेंगे? AD इक्वल टू कितना होगा? रूट AC का स्क्वायर। AD इक्वल टू कितना होगा? रूट AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे रूट। ये क्या होगा? 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर यानी A√3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? A√3। हम ये भी जानते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितना होते हैं? एंगल ए चाहे पूछा जाए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। सारे एंगल 60 के होते हैं, यानी ये 60 का होगा, ये 60 का होगा और ये पूरा 60 का होगा ये। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा? ये 60 है, ये 90 है। तीनों का सम कितना? 180 होता है। तो 60 और 90, ये 150 हो गया। तो ये बचा कितना? 30। तो ये 30 हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये 30 कहाँ से आया? हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABD। ट्रायंगल ABD में जब बात करेंगे तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो 150 तो ये हो गया। तो बचा कितना?
टोटल 180 होता है ना, तो 150 और 180, 180 में 150 घटाएंगे तो 30 आएगा, तो ये 30 हो गया। अब देखिए, सारे साइड्स पता है और सारे एंगल्स पता है। अब अगर हम साइन 30 निकालें, कहीं से भी आप निकालिए साइन 30, ये देखिए साइन 30 यहाँ से निकलेगा ना। साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी ए बी डी परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये 2a, 2a, तो कितना निकल गया, ए से ए कट गया 1/2, तो साइन 30 कितना है 1/2। इसी तरह से cos 30 निकालेंगे। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है इसका, अगर 30 अगर देखेंगे तो बेस ये वाला बनेगा ना, ए डी इसका बेस बनेगा, क्योंकि सामने तो परपेंडिकुलर है, तो ए डी इसका बेस बन जाएगा, a√3 अपॉन 2a। हाइपोटेनस तो वही रहेगा 2a, ए से ए कट जाएगा, √3 अपॉन 2। अब हमें लगता है आप सारे निकालेंगे, इसी तरह से आप tan निकालिएगा। हाँ, tan निकालिए, cosec निकालिए, sec निकालिए, cot निकालिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद निकालेंगे। अब जैसे हम 60 का अगर निकालें, 60 का भी हम दो बता दे रहे हैं, साइन 60 का अगर निकालें तो साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है 2 है, कितना है √3 अपॉन 2 आ गया। इसी तरह से अगर cos 60 निकालें, cos 60 अगर निकालें, तो cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos 60 के सामने परपेंडिकुलर है, तो ये बेस ए होगा, ए अपॉन हाइपोटेनस 2a, तो 1/2, cos 60 1/2। इसी तरह से आप tan निकालेंगे, cosec निकालेंगे, sec निकालेंगे, cot निकालेंगे, ये सब आप खुद निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 45 की वैल्यू क्या होती है, 60 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है। यहाँ तक अभी तक हम 3 बताए हैं, तो तीनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो और बचे हैं, हमको 0 देखना है और 90 देखना है। अब 0 देखना है और 90 देखना है, यही सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये समझने वाला है, बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल है, बिना समझ किए नहीं आएगा। जैसे हम शुरुआत करते हैं 0 से, हाँ, एंगल 0, राइटिंग थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। एंगल 0 के लिए बात करते हैं, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये कैसे बन गई, कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी, हमने कहा ये एंगल है। अगर हम इसको 0 करना चाहते हैं, 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम इस लाइन को ऐसे ऐसे और कम करते जाएंगे, इधर लाते जाएंगे, ऐसे लाते जाएंगे ना। ये ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसको अगर हम 0 बना रहे हैं, इसको एक बार यहाँ करेंगे, फिर इसको और झुकाएंगे, ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या करेंगे, ऐसे ही लाएंगे ना। थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, हालांकि एंगल बना होगा, नहीं बना है, समझ लीजिए आप, ए बी सी। तो इसको ऐसे कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तभी तो यहाँ 0 आएगा। अभी ये बड़ा है, इसको छोटा करते 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 करेंगे, तभी तो ये 0 होगा। 0 कब होगा, एंगल 0 कब होगा, एंगल सी विल बी 0 तब, व्हेन ए, पॉइंट ए टेंस टू बी, जब पॉइंट ए जो है बी की तरफ टेंस करेगा, यानी ये ए जो है कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ पहुंचाएगा, तभी तो ये एंगल 0 होगा, तभी तो ये लाइन इसी पर आएगी। तो इसका मतलब ए बी बराबर 0, यानी ए बी पूरी लाइन जो है ये 0 हो जाएगी, ए बी की कुछ लेंथ बचेगी ही नहीं, तब जाके जो है ये 0 होगा। आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप लोग। इसको अगर हमको कम करना है, धीरे धीरे कम करते करते इसको 0 करेंगे, तो यानी ये चीज इसमें पूरा, ये ए खत्म हो जाएगा, ए धीरे धीरे बी तक, बी पर आ जाएगा, तब ये पूरा एंगल 0 होगा, यानी ए बी 0 की तरफ टेंड करेगी। उस के, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए अब हम साइन 0 निकाल रहे हैं। साइन 0 होता क्या है, पहली बात तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सबको पता है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अभी कितना है, ए बी है, परपेंडिकुलर ए बी है,
हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस एसी है, एसी है। तो यही एसी, एसी ही तो कोइंसाइड करके बीसी हो जाएगा, एसी ही तो कोइंसाइड करके बीसी हो जाएगा। अब ये एसी इसमें बचेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ये बी सी, ए सी बदल के बी सी में बदल जाएगा, क्योंकि ए जो है बी से कोइंसाइड करके ना, ए पॉइंट जो है यहाँ चला गया, यहाँ चला आया, तो ए बी बचा ही नहीं। हालांकि ए सी, तो ए सी को अगर हम ना भी लिखें, तो अगर हम देखें तो ए बी जीरो हो रहा है, जैसे जैसे ए बी की ओर टेंड कर रहा है, ए बी जीरो की ओर टेंड कर रहा है, यानी ए बी जीरो हो गया। तो जीरो अपॉन समथिंग कुछ भी लिखें, अब हम यहाँ चाहे ए सी लिखें या फिर हम बी सी लिखें, कुछ भी लिखें, जीरो अपॉन समथिंग ये हमेशा जीरो ही होता है। तो साइन जीरो कितना आ गया? साइन जीरो जीरो आ गया ये। इसी तरह से अगर कॉस जीरो देखेंगे, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है? बी सी अपॉन ए सी होगा। कॉस जीरो, देखिए बीसी है, बीसी कितना है? बीसी तो एसी हो गया, यही हम बता रहे थे अभी। एक कोइंसाइड करके अगर यहाँ पहुंचा है बी पर, तो बीसी को हम एसी भी तो लिख सकते हैं, बीसी बराबर एसी भी तो लिख सकते हैं। यही एसी बीसी बन गया, तो बीसी बराबर एसी अगर लिख सकते हैं, तो बीसी अपॉन बीसी इसको लिख सकते हैं। तो ये वन नहीं आ गया, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो गई? वन हो गई। ये इस तरह से हम निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। इसी तरह से आप tan निकाल लेंगे, cot निकालेंगे, sec निकालेंगे, cosec निकाल लेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक और इसमें बचा है आखिरी, 90 क्या। ये थोड़ा सा समझना है कि 90 कहाँ से आएगा। फॉर एंगल 90, देखिए अगर हम एक ट्रायंगल बनाए हैं ये, इसमें भी केवल समझना है, इसमें बहुत कैलकुलेशन नहीं है। एक बार अगर आप समझ गए तो इसको आराम से कर सकते हैं। ये अगर इसको हम कह रहे हैं कि सी, इस कोण को अगर हमको 90 बनाना है, यानी इसको और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए कहाँ जाएंगे? अगर हम इधर एक जा सकते हैं, तो इधर अगर हम जाएंगे तो ये सी और कम होगा या ज्यादा होगा, आप बताइए। सी, देखिए धीरे धीरे इसका झुकाव कम हो रहा है। अगर हम इधर जाएंगे तो ये कम होगा, ये इसका झुकाव धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर हम सी को इधर बी की तरफ लेके जाएंगे, ऐसे, ये देखिए, अब ये देखिए झुकाव इसका बढ़ रहा है, यानी एंगल इसका बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो एंगल इसका बढ़ रहा है। तो जैसे सी, अगर हम सी टेंस टू बी अगर हो जाए, अगर सी जो है बी की ओर टेंड करे, सी जो है टेंड करके ये बी पर पहुंच जाए, तब ये एंगल सी ये 90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि बी 90 है, तो अगर सी जो है बी तक पहुंचा गया, तो ये एंगल सी 90 हो जाएगा। अब देखिए अगर सी बी पर पहुंच गया, मान लीजिए सी बी पर पहुंच गया, तो बी सी क्या होगी? बी सी जीरो की ओर टेंड करेगी कि नहीं करेगी? बीसी तो जीरो हो गया इसका मतलब। और एसी, जो एसी लाइन थी वो बराबर ए बी की हो गई। आप समझ पा रहे हैं? एसी जो थी, एसी सी टेंस टू बी अगर हो गया, तो एसी जो है वो ए बी के बराबर हो गई। अब अगर इतना समझ पा रहे हैं तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी समझ लेंगे। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? साइन 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है, और हाइपोटेनस कितना है? ए सी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी ही बराबर देखो ए सी किया गया है, या ए सी ही बराबर ए बी किया गया है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों अगर बराबर हैं तो वन नहीं आ जाएगा, तो ए बी की जगह ए सी लिख दीजिए, तो ये वन नहीं आ गया। तो साइन 90 की वैल्यू कितना आई? वन आ गई। इसी तरह से अगर कॉस 90 निकालें, कॉस 90 अगर निकालें, तो कॉस 90 कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है? बीसी है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है? एसी है। बीसी देखिए जीरो हो गया था, बीसी हमने अभी देखा, जब सी टेंस टू अगर बी हो जाएगा, तो बीसी तो खत्म हो जाएगा पूरा, तो बीसी जीरो हो जाएगा, तो जीरो अपॉन एसी कितना आएगा? जीरो आएगा। इस तरह से कॉस 90 कितना आ गया? जीरो आ गया। इस तरह से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद निकाल के देखिए।
बाकी इसमें करना क्या है आपको? करना ये है कि आपको ये टेबल याद करनी है। टेबल आपको जितना अच्छे से याद रहेगी, सवाल आप उतनी तेजी से कर पाएंगे। अब इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, टोटल 30 हैं। 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल बन जाएंगे, यानी साइन के पूरे पांचों और कॉस के पांचों, तो 6 पंचे 30। ये 30 की 30 बिल्कुल जबान पर रहने चाहिए। अगर कोई पूछे साइन जीरो, जीरो होता है। साइन 30 1/2, साइन 60, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। इस तरह से पूरा याद रहना चाहिए। इसी तरह से कॉस का, टैन का, सेक का, कॉट का, कॉसेक का, पूरा सारा जो है ये है। यहाँ एक ये है कि इन्फिनिटी क्या होता है। ये इन्फिनिटी नहीं है। लोगों को अगर लग रहा है आप लोगों को कि इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी नहीं है। ये इस तरह से एक सिंबल है। इसका मतलब होता है कि अनडिफाइंड या नॉट डिटरमिन्ड या नॉट डिफाइंड। यहाँ लिखा है नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या है, मतलब डिफाइंड ही नहीं है। आप समझिए। अब देखिए, अब यहाँ से मैथ थोड़ा सा डीपली जाएंगी कि देखिए मैथ में इतना कुछ मतलब जानने के बाद भी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिफाइंड ही नहीं कर पाए हैं। यानी वो है क्या वो छोड़िए, हमको पता ही नहीं है कि वो है क्या नॉट डिफाइंड। ये नहीं कि हमको थोड़ा सा पता है या मतलब हम अभी तक इसको डिफाइन कर नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? जैसे जीरो अपान समथिंग तो जीरो होता है, लेकिन 1/0 अगर कहीं आ गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगी। ये यानी हमको पता नहीं है कि 1/0 क्या होगा। एक तो ये है कि इतना बड़ा आ रहा है कि हम उसको गिन नहीं पा रहे हैं, उसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी, अनंत। लेकिन यहाँ हमको पता ही नहीं कि ये आएगा क्या 1/0, तो उसी को हम कह रहे हैं कि वो नॉट डिफाइंड है, कि हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आएगा क्या। तो उसके लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। तो इतना आपको मतलब उसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, बस जहां जहां ये है आपको याद कर लेना है। कॉसेक जैसे साइन जीरो था, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे साइन जीरो अभी हम निकाले थे, साइन जीरो जीरो आया था। साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना। अगर हम कॉसेक निकालेंगे तो ये ना 1/0 आएगा ना। 1/0, अब हम वही करेंगे, 1/0 डिफाइंड ही नहीं है, तो ये अनडिफाइंड। इसीलिए ये देखिए कॉसेक जीरो नॉट डिफाइंड, यानी ये क्या है हमको खुद ही नहीं पता है। यानी अभी कोई इसको डिफाइंड ही नहीं कर पाया है कि इसकी वैल्यू होगी क्या 1/0 की। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल तो आपको याद ही करनी है, पूरा आपको इसको लर्न कर लेना है। पूरा एक एक चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप सवाल जल्दी से कर पाएंगे। और इसमें सिर्फ अगर टेबल याद है तो सवाल कर लेंगे। जैसे पहला सवाल हम बहुत आसानी से एकदम शुरुआत में आसान सवाल से शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू हमको निकालना है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये होता है कि पूरा साइन थीटा का पूरे का ये स्क्वायर है। यानी साइन थीटा पहले निकालेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, तब ये है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा का ये मतलब है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये गलत है, ये सही है। साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 30 है, सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू हम अभी निकाले थे, 1/2 आई थी, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 अभी देखे थे 1/√2 आई थी, होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 अभी निकाले थे, क्या कितना आया था, √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। ये 1/4 होगा, ये 1/2 होगा, प्लस ये 3/4 होगा। एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। कितना आएगा? 3 2 5 1 6, 6/4। यानी अगर 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से अगर आपको एंगल याद है, सारे एंगल अगर याद है, अगर ये टेबल आपको याद है, देखिए अगर ये टेबल आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। तो ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। इसी टेबल से हम लिखे हैं, जैसे अभी आया था साइन 30 1/2, यहाँ आप देख रहे हैं साइन 30 1/2 है। इसी तरह से अगला सवाल,
सवाल वही है, केवल वैल्यूज बदलनी है बस। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 45 अभी देखें 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/3। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, tan 60 की वैल्यू देखिए, अगर आपको साइन 60 बटे cos 60, tan यही होता है, कल बताए थे क्या, साइन बटे cos tan होता है। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 और cos 60 1/2, 2 से 2 कट गए तो ये √3 आ गया। tan 60 √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर। अब इसको सीधे सीधे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 3/4 आएगा प्लस 1/2 आएगा माइनस 1/3 इंटू 3, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या, 3/4 और 1/2, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 2 कितना आया, 5/4। ये आपका आंसर है। इस तरह से इस सवाल का आंसर आप निकाल लेंगे। आगे के सवाल देखते हैं। सवाल है, थोड़ा सा सवाल का लेवल यहाँ पे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे आप समझते जाएंगे कि चीजें हो कैसे रही हैं। देखिए कह रहा है कि 2 cos, सवाल है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू √3, इसमें फाइंड करना है थीटा क्या होगा। देखिए सीबीएसई 2015 का पूछा गया सवाल है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या, cos 3 थीटा इक्वल टू √3, ये दो को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो ये √3/2 हो जाएगा। अब cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको याद होना चाहिए। आप टेबल अगर पीछे पलट के देखेंगे, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में √3/2 कहाँ लिखा है, आपको दिख रहा होगा cos में, ये देखिए √3/2 30 की वैल्यू है। cos में √3/2 किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, यानी cos 30 यहाँ लिख सकते हैं क्या, cos 3 थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं cos 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो cos से cos कट जाएगा, दोनों तरफ cos है, cos कट जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/3 इक्वल टू 10 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के है, 10 डिग्री। ये इसका आंसर है। थीटा ही पूछा था, थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। ये यहां से आप कर लेंगे। अगला सवाल अगर इसमें देखें, ये है, कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जो बी पर समकोण है। हमने कहा था कि सवाल में वो देगा कहाँ पे समकोण है, ये जरूर देगा। अगर बी पर समकोण है और ये कह रहा है, ये ऐसे लिखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ए और सी बराबर है, तो इसकी वैल्यू निकालना है, साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी। तो देखिए एंगल ए और एंगल सी बराबर है, इसका क्या मतलब है, ये तो 90 है, अगर बराबर है तो कितना होगा, आप सीधे 45 कह देंगे, लेकिन अगर नहीं कह पा रहे हैं तो कह दीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, इतना तो कह सकते हैं। 45 कैसे आएगा अभी बताते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा 180 होगा। ये पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए एक्स हमने माना, एंगल बी कितना दिया था, 90 दिया था, और एंगल सी हमने एक्स माना, तो 180। तो 2x इक्वल टू 90 को उधर करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो x इक्वल टू कितना आया, 45। आ गया कि नहीं आ गया, तो x इक्वल टू 45, यानी ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो एंगल ए कितना निकल के आया, 45, और एंगल सी कितना निकल के आ गया, 45। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज नहीं हो गया, इस सवाल को इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, साइन 45 कॉस 45 प्लस कॉस 45 और साइन 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 सेम होता है, अभी निकाल के दिखाए थे। इसी तरह से ये भी 1/√2, ये भी 1/√2, कितना निकल के आया, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई पहले। इसी तरह से दूसरा भी आप निकाल लेंगे क्या, इसी तरह से दूसरे सवाल की वैल्यू आप निकाल लेंगे, साइन ए यानी साइन 45, साइन बी, साइन बी यानी साइन 90,
प्लस कॉस ए, कॉस 45 और कॉस 90, कॉस बी यानी कॉस 90, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कॉस 45 1/√2, कॉस 90 जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा। तो बचा कितना, 1/√2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/√2, ये पहले का आंसर आ गया 1 और दूसरे का आंसर आ गया 1/√2। ये आप समझ पा रहे होंगे सवाल कैसे लगी है। अगला सवाल अगर देखेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये भी पूछा गया ही है, सीबीएसई में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है। अगर यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है और यहाँ कोई रेशियो दिया है, तो हमारा सबसे पहला जो मेन टारगेट होता है कि इस तरफ भी हम दोनों को सेम बनाएं। यानी अगर यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो कोशिश करें यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाएं और वही लाएं जो इस तरफ है। यानी एलएचएस में साइन है तो यहाँ भी कोशिश करें साइन लाने की। तो साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? अगर आप ध्यान से टेबल को देखे होंगे तो साइन हमेशा 90 की वैल्यू 1 होती है। ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 1 होता है। तो अब साइन से साइन कट जाएगा तो ए प्लस बी कितना आ गया? ए प्लस बी आ गया 90। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब इसी तरह दूसरा क्या दिया था, साइन ए माइनस बी कितना है 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? हम जानते हैं साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन 30 लिख सकते हैं। साइन 30 लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा तो ए माइनस बी कितना निकल के आ गया 30। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं। दो दो इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते हैं अगर दो वेरिएबल में है। टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सॉल्व कर लेते हैं। अगर दोनों को हम जोड़ दें फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या आएगा, टू इक्वल टू, दोनों को अगर जोड़ दे रहे हैं तो टू इक्वल टू 120, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ए अगर 60 डिग्री आ गया, आप कोई भी लगा सकते हैं तरीका। आप इसमें चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करिए, दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो हमने इसमें दोनों को ऐड कर दिया था, हम 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दिए तो 2a आ गया, बी से बी कट गया इक्वल टू 120। तो ए निकल के आ गया 60। अब ए की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, चाहे पहले में चाहे दूसरे में रख दीजिए, तो यहाँ से बी जो निकल के आ गया, बी निकल के आ जाएगा 30। इस तरह से ए और बी निकल के आ गए। हमसे ए और बी ही पूछा था और कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से। देखिए ए बड़ा है बी से, ये कंडीशन दिया गया था, तभी यहाँ हम ए माइनस बी लिखे थे। बी माइनस ए लिख देते तो वो गलत हो जाता, बी माइनस ए लिख देते तो वो लेस देन जीरो आ जाता, ये जो कि गलत है। ये देखिए, ये सवाल के हिसाब से हम सही लगाए हैं, ठीक है। ये मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सवाल कैसे कर रहे हैं। अभी इसके सवाल हम और भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अलग से सवाल का एक वीडियो आएगा जो 20-20 सवाल रहेंगे हर एक चैप्टर के, तो हम अलग देखेंगे वो। इसमें जो आखिरी चीज बचा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता है। इसमें 3 आइडेंटिटी है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी है। और जो तीसरी आइडेंटिटी है वो है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी आइडेंटिटी है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी भी रूप में ये लिखा जा सकता है, चाहे इस रूप में है चाहे इस रूप में है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले को ही कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या स्क्वायर हटा के यहाँ रूट भी लिखा जा सकता है। तो ये कैसे भी लिखा जा सकता है, उससे मतलब नहीं है। आपको ये एक याद रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वहीं से ये आया है, वहीं से ये आया है, तो तीनों रूपों में अगर याद है तो सवाल जल्दी से लग जाएंगे।
इसी तरह से इसको कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हमने इसको उधर कर दिया, बस इसी तरह से इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हाँ, तो आइडेंटिटीज को इस तरह से आपको सारे सारे इसके फॉर्म में आपको याद करना है, चाहे इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, तो किसी भी तरह से आपको याद रहना चाहिए, अगर क्योंकि किसी का भी इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। अब इसमें छोटे छोटे जो सवाल बनेंगे, जैसे कॉस ए, सेक ए, टैन ए को लिखना है साइन ए के टर्म में, कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए सेक ए टैन ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो जैसे कॉस ए को हम साइन ए के टर्म में अगर लिखना है, तो हमें इसमें आइडेंटिटी ही इस्तेमाल करनी है। पहली आइडेंटिटी हम जानते हैं साइन और कॉस के बीच में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है, इस आइडेंटिटी से आएगा। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा निकाले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही निकाले थे। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा सिर्फ निकालें, तो कॉस थीटा क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह से सेम कॉस ए, बस थीटा की जगह ए अगर रख दीजिए तो क्या आएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बस ये है। कॉस ए को हमने साइन ए के टर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से अगर सेक ए को कहा जाए कि साइन ए के टर्म में लिखिए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है। कॉस ए को साइन ए के टर्म में अभी हमने लिखा 1 अपॉन ये रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। कॉस सेक ए को हमने साइन ए के टर्म में लिख दिया। इसी तरह से tan ए को कहा जा रहा है साइन ए के टर्म में लिखिए। tan ए क्या होता है, क्वेश्चन रिलेशन जब पढ़ा रहे तो बताया थे साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है। तो साइन ए एक जगह तो पहले ही है, अब कॉस ए को साइन ए के टर्म में अगर लिखना है तो इसको लिखिए साइन ए अपॉन कॉस ए के क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, बस हो गया। ये यहाँ से सवाल लग गया। इसी तरह से छोटे छोटे सवाल इसमें बनेंगे। सवाल हालांकि और भी बनेंगे, हमने आपको बताया कि सवाल हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन वो अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ हमारा मेन जो फोकस पूरा है, पूरा आपको थियरी समझाए है, पूरे चैप्टर की जो है थियरी आपको बिल्कुल विधिवत समझाई जाए। सवाल थोड़े से यहाँ कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन थियरी पे पूरा जोर है कि थियरी में आपको कहीं भी 1% की भी कोई समस्या ना हो। एक सवाल जैसे इस तरह से अगर पूछ लिया जाए कि सेक ए प्लस टेन इक्वल टू पी है, तो दिखाना है सेक ए माइनस टेन इक्वल टू कितना होगा। तो देखिए कह रहा है कि सेक ए माइनस टेन ए, थीटा की जगह हम ए कर दिए हैं तो उससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या फिर हम थीटा ही कर देते हैं, मान लीजिए अगर किसी को कोई दिक्कत है, थीटा में ही हम कर देते हैं। हमको निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को दिखाना है 1/p। हम एक काम करेंगे, इसमें ऊपर नीचे क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से गुणा करेंगे और इसी से भाग भी दे देंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों ऊपर ऊपर गुणा हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपने देखा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, सबको पता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी पढ़ के आए थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले से कितना दिया है, पी, तो ये देखिए आ नहीं गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/p, ये वही लेके चले थे, फिर से वही आ गया, ये 1/p प्रूव हो गया। बस इसी तरह से इतना ही करना था इसमें। एक सवाल और है, जैसे कह रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा, cos थीटा प्लस, ये प्रूव करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा।
इसको करने के लिए सबसे पहले पहला अगर यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, या इसको लिख सकते हैं साइन थीटा √2 और यहाँ 1 कॉमन हो जाएगी, इतना लिख सकते हैं। इसी को हम और सॉल्व करें, अगर साइन थीटा यहाँ से निकालें, यहीं से अगर हम साइन थीटा निकालें तो क्या आएगा, कॉस थीटा अपान √2 प्लस 1, ये वहां जाएगा तो कॉस थीटा के नीचे चला आएगा, तो अपान √2 प्लस 1 ये हो जाएगा। अब इसी में हम ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है, कर देंगे। साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, कॉस थीटा √2 माइनस 1 अपान ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसे अभी किए थे, तो 2 माइनस 1 ये 1 आएगा, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, नीचे 1 आ गया। तो यही तो इसमें करना था, ये देखिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं कॉस थीटा, ये √2 हम आगे लिखते रहे, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखिए आ गया। साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आ गया प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। जो प्रूव करना था ये आ गया, यही हमको लाना था, ये देखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ये हमको लाना था। ये क्रम cos थीटा प्लस साइन थीटा चाहे लिखिए, चाहे साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखिए, इसमें कोई समस्या नहीं। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया, यहाँ यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया।